विद्यार्थियों, पाठ 4 अथवा अध्याय 4 के अंतर्गत आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसका नाम है बोध। बोध का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ का ज्ञान हो जाना या किसी बात का आभास हो जाना या कोई बात पता चल जाना। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस पाठ के माध्यम से हम यह सीखेंगे कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे अपने कर्मों का फल चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो भोगना अवश्य पड़ता है। इस पाठ में एक बात यह भी बताई गई है जो हम बचपन से सुनते आते हैं और जानते भी हैं, जिसे हम कहते हैं कि संतोषम परम सुखम, अर्थात यदि आपके पास जितना भी है यदि आप उससे संतुष्ट हो फिर आपसे सुखी दुनिया में इंसान कोई नहीं है। तो दो चीज़ें हमें विशेष तौर पर ध्यान देनी है। पहली ये कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे अपने कर्मों का भोग मिलता ही मिलता है, चाहे अच्छा मिले चाहे खराब मिले। और दूसरी ये बात कि कभी भी हद से ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जितना ईश्वर ने दिया है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। हालांकि अगर मैं अर्थशास्त्र की भाषा में बात करूं तो इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन इच्छा को आगे ले जाना अलग बात होती है। लेकिन यदि इच्छा लालच में परिवर्तित हो जाए तो उसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। आज हम इस पाठ के माध्यम से यही सीखेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति अच्छे कर्मों का अच्छा फल पाता है और बुरे कर्मों का बुरा फल पाता है। इस पाठ को आरंभ करने से पूर्व मैं एक बात को और आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो इस पाठ में हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन से अवगत नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अध्याय में एक अध्याय ऐसा भी है जिसमें समग्र रूप से मुंशी प्रेमचंद के ऊपर वार्ता की गई है, बात की गई है। अर्थात जब हम वह पाठ पढ़ेंगे तो हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन से जागरूक हो जाएंगे। चलिए मैं इस कहानी को पढ़ता हूँ और आप एक एक लाइन पर विशेष ध्यान आकर्षित करिएगा। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली पर सदा पछताया करते थे कि कहाँ आ फंसे। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं, वह भी इधर आए उधर गायब। ना खाने का सुख ना पहनने का आराम। पहले अनुच्छेद में हमने यह देखा कि जो चंद्रधर हैं वो स्कूल में अध्यापक हैं और उनकी जो पगार है, जो उनकी तनख्वाह है, केवल 15 रुपए है, जो कि वो संतुष्ट नहीं हैं। आगे देखते हैं कि लेखक और क्या कहना चाहते हैं। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में सियाहे नवीस थे। सियाहे नवीस अर्थात सरकारी दफ्तरों में रजिस्टर पर जो लिखा पढ़ी काम होता है उसे सियाहे नवीस कहा जाता है। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से ज़्यादा अधिक न था, तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय थी। शाम को वह कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे, गलीचा क्या होता है आप चित्र में इधर देख सकते हो। घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे आदि थे। सारे मोहल्ले में उनका रौब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। 4 पैसे की चीज 1 पैसे में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। तो हमने दूसरे अनुच्छेद में देखा कि लेखक बताना चाहते हैं कि जो मुंशी बैजनाथ थे और ठाकुर अतिबल सिंह थे, इन दोनों का वेतन पंडित जी के वेतन से कुछ ज़्यादा अधिक न था, लेकिन फिर भी इनका जीवन काफ़ी सुखमय था। इनका समाज में सम्मान भी था। और यहाँ बताया गया है कि लकड़ी ईंधन मुफ्त मिलता, अर्थात जब भी ये किसी बनिए के दुकान से सामान लेते तो बनिए इन्हें लकड़ी और ईंधन मुफ्त में दे देते थे। पर ये सब सारी बातें पंडित जी के साथ नहीं हो रही थी। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कुड़ते, अर्थात पंडित जी ठाकुर अतिबल सिंह और वैजनाथ का जो ठाट बाट था उसे देखकर वो काफी दुखी रहते और अपने भाग्य को कोसते। दोनों पंडित जी के घर कभी आटा, कभी दूध और कभी सब्जी भेज देते। दोनों अर्थात ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी वैजनाथ, ये दोनों कभी कभी पंडित जी के घर क्या भेजते थे, आटा भेज देते थे, कभी दूध भेज देते थे और कभी सब्जी भेज देते। पंडित जी को उनके दोनों लड़कों को पढ़ाना पड़ता। पंडित जी
ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी वैजनाथ के दो लड़के थे, उनको पढ़ाया करते थे। कौन? पंडित चंद्रधर। कभी कभी वे पंडित जी को कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मारकर रह जाते। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते। ये बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। हमने देखा कि जो पंडित चंद्रधर थे वो ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी वैजनाथ के लड़कों को पढ़ाया करते थे, और कभी कभी तो अतिबल सिंह और वैजनाथ इन्हें डांट भी देते, पर ये कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि इन दोनों के कारण ही कभी कभी पंडित जी को दूध और दही के दर्शन हो जाते थे। और हमने यह भी देखा कि बेचारे वो इस अपमान को अमृत समझकर पी जाते थे। चलिए अब अगले पन्ने पर चलते हैं। इन परिस्थितियों से निकलने के लिए पंडित जी ने प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदें की, पर कुछ न हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर जाते, देर से घर आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। अर्थात पंडित जी अपनी इन स्थितियों से निकलने के लिए अपने अफसरों को पत्र भी लिखा, पर उसका कुछ फायदा न हुआ। लेकिन फायदा न होने के बाद भी वो अपने काम में निरंतर लगे रहे। काम के साथ कभी भी उन्होंने गद्दारी नहीं की। वही बात यहाँ बताई गई है, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे, साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब कभी अवसर आता उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी। पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। तो हमने देखा कि पंडित जी के पास पैसे तो कम थे, लेकिन समाज में उनका आदर और सम्मान एक शिक्षक के दृष्टिकोण में जो होना चाहिए वो बहुत हुआ करता था। लेकिन पंडित जी इससे संतुष्ट नहीं थे। वो अपना ठाट बाट ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी वैजनाथ की तरह चाहते थे। आगे देखते हैं कि लेखक ने और क्या लिखा है। एक बार सावन के महीने में मुंशी वैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह की। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने मना कर दिया। जब उन लोगों ने खर्च देना स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार न कर सके। अब यहाँ पे हमने देखा है कि ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी वैजनाथ अयोध्या घूमने की तैयारी करते हैं और इसके लिए वो पंडित जी को साथ ले जाना चाहते हैं, परंतु पंडित जी पहले मना कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी वैजनाथ उनका खर्च देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो पंडित जी भी इनकार नहीं करते, वो भी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पी कर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई चारों ओर भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। कौन निकल गया? मुंशी जी, मुंशी वैजनाथ जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ में थे। वह एक डिब्बे में बैठे। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। अर्थात ट्रेन में भीड़ तो बहुत थी, लेकिन जिस डिब्बे में ठाकुर अतिबल सिंह गए उस डिब्बे में केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांटकर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। तो हमने देखा कि जिस डिब्बे में ठाकुर अतिबल सिंह जाते हैं उसमें केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं और वो एक व्यक्ति को डांटकर वहां से हटने के लिए कहते हैं, तो वह व्यक्ति जवाब देता है कि जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। चलिए अगले पन्ने पर चलते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? ठाकुर, तुम कौन हो जी? मुसाफिर, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिनसे आप 25 रुपए लेकर टले थे। ये वही व्यक्ति हैं जो ट्रेन में बैठे हैं जिसे अतिबल सिंह ने डांटा, और जब उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो तो वो कहते हैं कि हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था और जिनसे आप 25 रुपए लेकर टले थे। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते?
यह थाना थोड़ी ही है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, ठाकुर साहब ने कहा। दूसरा मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत भले ही न देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिन बात डंडे लगाए थे। यह कहकर उसने और भी पैर फैला लिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डिब्बे में बैठाया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड को कहने दौड़े ही थे कि इंजन ने सीटी दी। क्या करते, जाकर गाड़ी में बैठ गए। तो इस पृष्ठ पर हमने यह देखा कि जो वहां पर यात्री बैठे थे उन्होंने किस प्रकार से ठाकुर अतिबल सिंह से व्यवहार किया और किस प्रकार से उन्हें उस डब्बे में नहीं बैठने दिया और अंततः उन्हें उस डब्बे से निकलकर दूसरे डब्बे में जाना पड़ा। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। उधर मुंशी वैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह न थी। हमने देखा कि मुंशी वैजनाथ जी पहले ही निकल गए थे और वो किसी दूसरे डब्बे में चले गए थे। ठाकुर अतिबल सिंह और पंडित चंद्रधर एक डिब्बे में बैठे थे। उधर मुंशी वैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह न थी। उनकी तबीयत खराब हो गई, एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगी। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया, आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर, पेट में दर्द, नसों के तनाव और दस्त, यह सब देखकर वह स्टेशन पर उतर पड़े। अर्थात उनको ये सब समस्याएं होने लगी। बुखार आया, पेट में दर्द होने लगा, नसों में तनाव होने लगा, दस्त भी होने लगी। तो अपनी हालत खराब होती देखकर वो क्या करे, स्टेशन पर उतर पड़े। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सामान उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। ट्रंक क्या होता है ये चित्र में आप देख सकते हो। गाड़ी चल दी। दुर्गा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वह भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है। अर्थात स्टेशन मास्टर ने जब इस तरीके से देखा कि वैजनाथ पड़े हैं तो स्टेशन मास्टर को यह लगा कि वैजनाथ जी को क्या हो गया है, हैजा हो गया। हैजा एक तरह की बीमारी होती है। उन्होंने हुक्म दिया, रोगी को बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। अस्पताल मतलब हॉस्पिटल। उन लोगों की जान में जान आई। किसी तरह, यहाँ पे मैंने इसको लाल कलर से इसलिए लिखा है जान में जान आई, क्योंकि ये तरह का क्या है, मुहावरा है, जान में जान आना। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं। ढांढस बंधा, ये भी क्या है, मुहावरा है। दरोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। डॉक्टर क्या नाम था, चोखेलाल। कंपाउंडर था, लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर वैजनाथ, यहाँ वैजनाथ लिखा है, वैजनाथ होगा। उन्हें देखकर वैजनाथ धीरे से बोले, अरे यह तो बिल्लौर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हो? चोखेलाल, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो आप डांटकर अपना हक वसूल कर लेते हैं। न दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़े। अब मेरी फीस के 10 रुपए निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। तो बच्चों, इस पृष्ठ पर हमने यह देखा कि किस तरीके से मुंशी वैजनाथ के साथ भी डॉक्टर ने बुरा बर्ताव किया। और इसके पहले हमने देखा था कि ठाकुर अतिबल सिंह के साथ यात्रियों ने कैसा बर्ताव किया था। अब चलते हैं अपने अगले पृष्ठ पर। और एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे जो बताई गई है कि जैसे ही वैजनाथ को यह पता चलता है कि जो डॉक्टर हैं उनके पहचान के ही हैं, तो उनके मन में थोड़ी सी सांत्वना जागृत हो जाती है, क्योंकि जब कोई पहचान का व्यक्ति होता है तो थोड़ा दुख कम हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से उसने बर्ताव किया वैजनाथ के साथ में, वह थोड़ा अजीबोगरीब था। अब यह अजीबोगरीब क्यों था, यह हमें आगे पता चलेगा।
दरोगा जी, 10 रुपए? चोखेलाल आश्चर्य के साथ दरोगा जी कहते हैं कि 10 रुपए? चोखेलाल, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहो तो 10 रुपए रोज। मतलब 10 रुपए उसने दवा का लिया और कह रहा है कि अगर यहाँ रुकना चाहोगे तो 10 रुपए रोज का लूंगा। दरोगा जी ने वैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। तब उन्हें बक्से की याद आई। किसकी याद आई? बक्से की। बक्सा मतलब जो अभी हम कह रहे थे ट्रंक। तब उन्हें बक्से की याद आई। वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। इसे लाल कलर से इसलिए लिखा गया है कि छाती पीटना भी एक तरह का क्या है, मुहावरा है। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फायदा न हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। मुंशियाइन मतलब मुंशी की जो पत्नी थी, ये स्त्रीलिंग है मुंशियाइन। एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी। तब रात को गाड़ी में बैठे, अर्थात अभी तक गाड़ी से लोग उतर गए थे, लेकिन जैसे ही मुंशी जी की तबीयत ठीक हुई तो दूसरे दिन इन लोगों ने अयोध्या जाने के लिए गाड़ी पकड़ ली। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए। इतने में बूंदें गिरने लगी। इतने में बूंदें गिरने लगी। बिजली चमकने लगी। बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाएं। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन, लालटेन क्या होती है बच्चों, ये चित्र में आप यहाँ देख सकते हो। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा। झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी, आपने पहचाना नहीं? मैं कृपाशंकर, आपका पुराना शिष्य। पंडित जी की स्मृति जागी। स्मृति मतलब याद। पंडित जी की स्मृति जागी। बोले, ओहो, तुम कृपाशंकर हो? तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल पहले के रहे होगे। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। कृपाशंकर, जी हाँ, 9वां साल था, अर्थात 9वां साल। क्या कहता है कि जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहां से आकर इंटर पास किया। इंटर पास करना अर्थात 12वीं की कक्षा पास करना। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए, घर चलिए। पंडित जी, नहीं, मेरे साथ दरोगा जी और सियाहे नवीस साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। कृपाशंकर, गुरुजी, सबको साथ ले चलिए। मेरा बहुत बड़ा मकान खाली पड़ा है। आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है कि आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठाया, सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयाँ बिछा दी। घर में पूरियां पकने लगीं। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर दिया, अर्थात सबको प्रसन्न कर दिया। सब लोग खा पी कर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। हमने पाठ के आरंभ में देखा था कि बोध, शीर्षक पाठ का क्या था? बोध। अब उस पाठ का इस सारांश से क्या संबंध है, हम यही जानेंगे। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। यह लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट न हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। तीसरे दिन चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। विद्यार्थियों, अब यह पाठ खत्म होता है और इस पाठ में हमने कई चीजें देखी। पहली बात तो हमने यह देखी कि किस प्रकार से पंडित चंद्रधर पहले तो अपने काम से खफा रहते थे, अपने काम से नाराज रहते थे और कई बार उन्होंने अपने अफसरों को चिट्ठियां भी लिखी थी, लेकिन उसका कुछ फायदा न हुआ और वो मन मार कर बैठ गए।
दूसरी तरफ हमने देखा कि ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी वैजनाथ, इन दोनों का वेतन भी पंडित जी से कुछ ज़्यादा न था, लेकिन इन दोनों का जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा था। और हम पाठ के मध्य में यह देखते हैं कि जब संकट का समय आया, अर्थात जब दरोगा जी जो हेड कांस्टेबल थे, जब वो स्टेशन पर जाते हैं और गाड़ी में चढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो यात्री थे उन्होंने किस प्रकार से उनके साथ बर्ताव किया और अंततः उन्हें धक्का मारकर ट्रेन से नीचे उतार दिया और उन्हें दूसरे डिब्बे में जाना पड़ा। दूसरी घटना हमने यह देखी कि जब मुंशी बैजनाथ की तबीयत खराब हो गई और जिस डॉक्टर से वो इलाज करवाने गए वो उन्हें जानते थे, लेकिन फिर भी उस डॉक्टर ने किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया। ये दोनों बातें हमें बताती हैं कि जीवन में यदि हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं या अपने पद का फायदा उठाकर किसी से अधिक पैसे लेते हैं, तो उसका कभी न कभी हमें दंड अवश्य मिलता है। तीसरी तरफ हम यह देखते हैं कि पंडित चंद्रधर जो एक शिक्षक थे और अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे और बच्चों को सर्वदा पूरे निष्ठा भाव से ज्ञान दिया करते थे। जब उन्हें सहायता की जरूरत पड़ी तो उनका एक शिष्य मिलता है जिसका नाम है कृपाशंकर, और वह उनकी मदद करता है, जबकि ठाकुर अतिबल सिंह मुंशी वैजनाथ का इस विपत्ति के समय कोई साथ नहीं देता। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए या ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि हमारे साथ भी भविष्य में ऐसा ना हो। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम अच्छा कार्य करेंगे, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे, तो भविष्य में हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका हमें दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। चलिए, इसी पाठ के साथ मैं इस अध्याय को समाप्त करता हूँ और अगले व्याख्यान में इस पाठ से संबंधित पूछे गए प्रश्नों पर हम वार्ता करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।